हेलो बबुआ लोग, कैसे हैं आप सब लोग? कोनो तकलीफ वकलीफ तो नहीं है, और है भी तो थोड़ा सा सहन कर लीजिए, क्योंकि हम आ गए हैं अब तो तकलीफ तो बढ़ने ही वाली है, कम तो ना होनी। तो चलिए शुरू करते हैं आज का जो लेक्चर है नए चैप्टर का L2, जिसमें हम पढ़ने वाले हैं वही थोड़ी सी कुछ बोरिंग बातें हैं। जैसे कि पहले मैंने कहा कि थोड़ा सा आधा चैप्टर ये थोड़ा थ्योरेटिकल चलेगा, उसके बाद थोड़ा इंटरेस्टिंग होगा। तो देख लेते हैं आज में हम पढ़ने वाले हैं L2, और चैप्टर फ्लो आपको पता ही है कि हमें क्या क्या पढ़ना है। और उसके बाद आज जो हम पढ़ने वाले हैं वो पढ़ने वाले हैं जनन एवं बाल स्वास्थ्य देखभाल कार्यक्रम की कार्यनीतियां। जैसा कि लास्ट हमने डिस्कस किया था कि जनन स्वास्थ्य और बाल, ये जनन एवं बाल स्वास्थ्य देखभाल जो थी वो क्या था कि स्ट्रेटेजी जो है वो बनाई गई थी परिवार कल्याण को, जो बाद में बहुत सारे लक्ष्यों को इंक्लूड करके एक नई ऑर्गेनाइजेशन बना दी गई थी, जिसको मैंने कहा था आपको इसकी फुल फॉर्म भी याद रखनी है और शॉर्ट फॉर्म भी याद करनी है, यानी कि स्ट्रेटेजी ऑफ रिप्रोडक्शन एंड चाइल्ड हेल्थ केयर प्रोग्राम, जिसको हमने RCH जो बोला था। ठीक है, उसी का है ये कि उसकी मेन कार्यनीतियां क्या है, क्योंकि पहले तो उसकी लिमिटेड कार्यनीतियां थी, लेकिन अब उसकी कार्यनीतियां और लक्ष्यों को बढ़ा दिया गया है। उन्हीं लक्ष्यों को पढ़ना है हमें, और एक इंपॉर्टेंट टॉपिक एमनियोटिसिस जो है वो भी पढ़ना है, तो वो भी देखेंगे क्या होता है, इसी के अंतर्गत आएगा वो। पहला कि क्या कार्यनीतियां बनाई, किस लिए कार्यनीतियां बना रहे हैं हम, जनन स्वास्थ्य को बनाए रखने के लिए। ठीक है, तो इसमें सारे जो समस्याएं हमने पढ़ी थी लास्ट टॉपिक में, उस समस्याओं का सॉल्यूशन है। बस आप समस्याएं याद कर लीजिए और उसको कैसे सॉल्व करना है उसको लिख दीजिए, दोनों टॉपिक आपके रेडी हो जाएंगे। सबसे इजीएस्ट है, पहले समस्याएं, उन्हीं का सॉल्यूशन। चलिए सबसे पहले क्या करना है कि हम बोलते हैं कि कैसे समस्याएं सॉल्व करें। तो अभी आप जैसे पढ़ रहे हैं, कहाँ पढ़ रहे हैं, देख कर सुन कर पढ़ रहे हैं। तो सबसे पहले कोई भी प्रॉब्लम सॉल्यूशन कहाँ से शुरू होती है, किसी की समस्याओं को सुन के। आप किसी को अपनी समस्याएं बताओगे, वो आपको अपनी समस्याएं बताएगा, और दोनों की समस्याएं सॉल्व हो जाएगी। हो सकता है उसके पास कोई सॉल्यूशन हो। तो देखने सुनने वाला कॉन्वर्सेशन जो होता है वो सबसे बढ़िया होता है, तो सबसे पहले उसी को इंक्लूड करेंगे। क्या करना है हमें, श्रव्य, दृश्य या ऑडियो विजुअल। हिंदी भी यही है, इंग्लिश भी यही है कि श्रव्य का मतलब ऑडियो और दृश्य का मतलब विजुअल माध्यमों तथा मुद्रित प्रचार सामग्री की सहायता से सरकारी व गैर सरकारी संगठनों द्वारा जनता के बीच जनन संबंधी पहलुओं के प्रति जागरूकता उपाय किए जा रहे हैं। क्या एफर्ट्स लगा रही है गवर्नमेंट? सबसे पहले यही कि सबसे पहले तो भाई उनको सुना के कान पका दो उनके कि क्या जनन स्वास्थ्य है, क्यों है, जैसे अभी मैं आपके पका रही हूँ। ठीक है, तो जनन स्वास्थ्य समस्याओं के जागरूकता लेके आनी है, जैसे मैं आपको जागरूक कर रही हूँ। आप भी तो भाई भावी पीढ़ी हैं आगे की, आपको भी ये सब चीजें समझनी है, सोचनी है, और देश की प्रगति में योगदान देना है। थोड़ा सा ज्ञान बांट रही हूँ आज मैं। तो चलिए क्या है ये करना है हमें कि ये स्ट्रेटेजी बनाई जा रही है गवर्नमेंट में। आपने देखा होगा, अब ये क्या है भाई, ऐड देखते हो या नहीं देखते हो? वो जो दूरदर्शन पे अक्षय कुमार का ऐड आता है, मुकेश वाला, मुकेश क्या हुआ, भाभी जी की तबीयत खराब है। तो इस तरह के ऐड से, एक वो तंबाकू वाला पिक्चरों के बीच में आपने ऐड देखा है या नहीं देखा है कि ये कैंसर था, मेरी अच्छी फैमिली थी, और वो ऐसे। तो उसी तरह हम जनन और बाल स्वास्थ्य को लेकर भी क्या अलग अलग एड्स बनाए जाते हैं गवर्नमेंट के द्वारा, और उस पर फिर वो साइन भी आता है फैमिली प्लानिंग का, या हेल्थ ग्रामीण स्वास्थ्य कार्यालय मंडल ऐसे लिखा हुआ आता है, जनहित में जारी। ये जो एड्स होते हैं वो सारे इन पर बेस्ड होते हैं, अलग अलग भी होते हैं, कैंसर पे भी होते हैं, बट जनन स्वास्थ्य पे भी रिलेटेड होते हैं। तो इसके माध्यम से हम क्या कर सकते हैं, एक तो जागरूकता ला सकते हैं, दूसरा विद्यालयों में जनन अंगों से संबंधित जानकारी व यौन शिक्षा को बढ़ावा देना, ताकि युवाओं को सही जानकारी मिले। भाई वो काम तो मैं कर रही हूँ चैप्टर के माध्यम से। पहले तो हमने क्या पढ़ा, जनन पढ़ा, कि जनन के बारे में सब कुछ पढ़ा दिया। अब मैम कहती है ना भाई, जनन भी नहीं करने का है, उसको लिमिटेड करने का है। तो दोनों चीजें पढ़ाई गई हमें। ठीक है, विद्यालयों में जनन अंगों के बारे में ये भी हमने पढ़ा। आप बोलते ना हमें क्यों पढ़ाया जा रहा है, बबुआ यही लिए पढ़ाया जा रहा है ताकि सिर्फ आधा अधूरा ना पढ़े, आगे का भी पढ़े। जनन पढ़ा तो ऐसे नहीं जनन ही करना है, जनन को कंट्रोल भी करना है। ठीक है, तो ये सब बातों के लिए हमें क्या पढ़ाया जा रहा है, ई पढ़ाया जा रहा है। इसीलिए मैम रोज यहाँ आके आपका खून चूसती रहती हैं। ठीक है, तो सबसे पहले विद्यालयों में जाना, विद्यालयों में जो बुक्स हैं
या कोई कार्यक्रम ऑर्गेनाइज करना जिसके थ्रू उनको क्या हो, जनन अंगों के बारे में जानकारी हो और जनन स्वास्थ्य के बारे में जानकारी हो। स्पेशली किसको, युवाओं को, यानी कि आप टीनेजर्स, क्योंकि आप ही आगे शादी वादी तो करोगे ना, कोई ब्रह्मचारी का पालन तो न किए हो ना, ठीक है, तो उसलिए क्या पढ़ाना, उन्हें पढ़ाना। चलिए, जनन अंगों की संरचना व क्रियाकलापों के बारे में समुचित जानकारी, किशोरावस्था, उसमें होने वाले शारीरिक, व्यवहारिक, मनोवैज्ञानिक, मानसिक परिवर्तनों के बारे में जानकारी, जो यहाँ हम पिछला चैप्टर पढ़ के आए हैं ना, जो उगल के आई हूं मैं, वो सारे यहाँ पे कि वो करना। तो कुछ तो आपकी आंसर आपको डायरेक्टली, एक तो विजुअलाइज कराना, दिखाना एड्स के थ्रू, दूसरा विद्यालय में उस पाठ्यक्रम को शामिल करना, तीसरा जनन अंगों के बारे में उनको इंफॉर्मेशन देना, और अंगों के बारे में नहीं, सारी कि कैसे क्या होता है, शरीर में कैसे परिवर्तन होते हैं, बिहेवियर यानी व्यवहार में कैसे परिवर्तन होते हैं, जैसा कि कल भी मैंने आपको बताया कि कैसे कैसे हम चिड़चिड़ेपन हो जाते हैं, है ना, उस टाइप के। तो मनोवैज्ञानिक, आपकी साइकोलॉजिकल क्या क्या चेंजेस हो रहे हैं और उन्हें कंट्रोल कैसे करना है, ये सारी चीजें उनको समझाई जाए, जो मैं काफी आपको समझा रही हूँ। तो आधा गवर्नमेंट का काम मैं ही कर रही हूँ। चलिए, मानसिक परिवर्तनों के बारे में जानकारी देना, ठीक है। ये चैप्टर वैसे बहुत मार्किंग रहेगा अगर आपने, क्योंकि इसमें से एक क्वेश्चन तो आना है और लॉन्ग आंसर में आएगा जनन स्वास्थ्य से, तो आपको ये बहुत इजी लगेगा। मतलब बोल सकते हैं ना कि मार्किंग चैप्टर्स होते हैं जिसमें हम अच्छे नंबर ला सकते हैं, क्योंकि उसमें ज्यादा कुछ टर्म्स नहीं होते, ज्यादा कुछ लॉजिक नहीं होते, कोई एंजाइम वैजाइम के नाम नहीं होते, सीधा सीधा सिंपल लैंग्वेज में हमें लिखना होता है जो हमने पढ़ा होता है। तो वही ये वैसा ही एक चैप्टर है, स्कोरिंग चैप्टर रहेगा, तो इसको अच्छे से पढ़ लो, मतलब ऐसा पढ़ लो कि आज ही याद हो जाए, दोबारा इसको पढ़ने की भी जरूरत ना पड़े, ठीक है। विवाहित जनश्रम, अब अंगों के बारे में तो बना दिया, फिर जैसे मैंने बोला सब क्या करेंगे, फ्यूचर में जाके शादी करेंगे, तो अब शादी पे आ जाओ। पहले तो क्या करना है, किशोरावस्था के बारे में बताना है, किशोरावस्था के बाद जनन अंगों के बारे में बताना है, जनन कैसे करते हैं वो बताना है। उसके बाद विवाह यानी शादी होगी, तो शादी के बारे में जो विवाहित जोड़े हैं, जननक्षम जोड़े, जननक्षम जोड़े मतलब जिसकी शादी हुई है, जो जनन करने के लायक है, ठीक है, कैपेबल है, जिसको हम क्या बोलते हैं, कपल्स, तथा विवाह योग्य या इस आयु वर्ग के अन्य सभी लोगों को सभी उपलब्ध गर्भ निरोधक, ये पूरा एक टॉपिक पढ़ेंगे हम। गर्भ निरोधक ये क्या है मैडम, गर्भ निरोधक का मतलब ये है कि आप जनसंख्या को, जैसे मैंने बोला कि जनसंख्या को कैसे कम कर सकते हैं, है ना, तो इसका ये एक तरीका है कि हम जनसंख्या को क्या, बच्चे पैदा ही ना होने दे, पैदा मतलब फर्टिल, निषेचन ही ना होने दे, तो निषेचन नहीं होगा तो ऑब्वियसली बच्चा नहीं होगा। तो ये गर्भ निरोधक के बारे में हम पढ़ेंगे, पूरा टॉपिक आएगा, उसको अच्छे से पढ़ाएंगे आपको। उसके विकल्पों के बारे में बताना कि क्या आप ऐसा कर सकते हैं कि आप इंटरकोर्स तो करें, आप संभोग तो करें, क्योंकि वो तो जीवन का हिस्सा है ना, वो तो करना ही है, लेकिन उससे जनसंख्या ना बढ़े, आपके ऊपर लोड ना बढ़े। ऐसे नहीं कि 11 की क्रिकेट टीम खड़ी हो आपके आगे, ऐसा भी नहीं करना है, या हर महीने आप बच्चा पैदा करो, ऐसा भी नहीं करना। वैसे तो वो हो नहीं सकता, पॉसिबल नहीं है, पर इन सब चीजों को बचाने के लिए हमें क्या करना है, गर्भ निरोधक विकल्पों के बारे में बताना है। ऐड देखते ही आप कॉन्डम वगैरह के, कोई नई बात नहीं है। गर्भवती माँ की देखभाल करना, अगर आपके घर में या आपकी वाइफ या आपकी बहन, जो भी आप बोले, अगर प्रेग्नेंट है तो उसकी देखभाल करना। भाई औरत बोलते ना, औरत, एक प्रेग्नेंट लेडी के पास, एक प्रेग्नेंट जो लेडी है उसको एक औरत की हमेशा जरूरत होती है, बोलते हैं कि नहीं, कि नहीं अकेली नहीं रहनी चाहिए वो। लेकिन अगर आप जैसे बच्चे हैं, मेल्स हैं, अगर इनके पास बायो है तो वो काफ़ी चीज़ें सीखते हैं, पढ़ते हैं कि प्रेग्नेंट लेडी को क्या प्रॉब्लम हो सकती है, कैसे उसका ख्याल रखना चाहिए, तो उसकी देखभाल आप खुद भी कर सकते हैं। सही कह रही हूँ ना, कि एक हस्बैंड है तो अपनी वाइफ की देखभाल खुद भी कर सकता है, जरूरी नहीं कि वो उसके लिए बाई रखे या किसी तीसरे डॉक्टर के पास जाए, या वो अपने साथ में रख रहा है, कोई है नहीं उसके ख्याल रखने वाला, तो वो खुद रख सकता है। तो उनके बारे में देखभाल कैसे करनी है उसके बारे में बताना। प्रसव के बाद माँ और शिशु की उचित देखभाल, अगर प्रेग्नेंट लेडी की डिलीवरी हुई है तो उसके बाद उसको क्या क्या केयर की जरूरत है वो बताना, जिसको हम पोस्ट नेटल केयर भी कहते हैं। स्तनपान यानी कि ब्रेस्ट फीडिंग
के महत्व संबंधी जानकारी उपलब्ध कराना। यह महत्व हमने लास्ट भी पढ़ाया था आपको कि कम से कम एक बेबी को 6 मंथ तक क्या कराना है, फीडिंग करानी है। वैसे तो 1.5 साल भी कराओ तो कोई दिक्कत नहीं है। क्यों? क्योंकि माँ का दूध में जो कोलेस्ट्रम होता है, जिसे हम खीस भी कहते हैं हिंदी में, उसमें बहुत सारे ऐसे एंटीबॉडीज, प्रोटीन, वसा, एंजाइम है जो शिशु को सिर्फ वहीं से मिल सकते हैं, बाहरी सोर्स से नहीं मिल सकते। और फिर अगर उसे वो टाइम पर नहीं मिले या अच्छे से नहीं मिले तो हो सकता है उसे फ्यूचर में उसकी प्रतिरोधक क्षमता या इम्यूनिटी क्या हो, कम हो। तो स्तनपान के बारे में जागरूकता पैदा करना। अच्छा, अगर कुछ ऐसी लेडीज है, इसमें एक टॉपिक ये भी ऐड कर सकते हैं कि जिनके, आपने सुना होगा कुछ ऐसी मदर्स होती है जिनको कोई प्रॉब्लम होती है तो बच्चे को फीड नहीं करवा सकती बिकॉज उनके ब्रेस्ट में मिल्क बनता ही नहीं है, तो फिर उनको बाहर से मिल्क पाउडर वाला वो दूध पिलाया जाता है ना। आसपास आप सोशल हैं, ऐसा मैं कोई नई बात नहीं बता रही, ठीक है। तो ऐसे टाइम पे क्या करना है, और उसको मिल्क पाउडर देना है या कोई और टाइप का फूड देना है, गाय का दूध देना है, किस चीज का दूध उसके लिए अच्छा है, ऐसी सारी इंफॉर्मेशन भी कौन प्रोवाइड करवाता है? ये जनन स्वास्थ्य केंद्र जो है, वहां पे जाके आप इसके बारे में सलाह ले सकते हैं, है ना। ये सब उसी के काम है। दूसरा है समाज के सभी वर्गों में, सारे वर्ग मतलब जितने भी, कोई भी रिलीजन, यहाँ पर रिलीजन से कोई लेना देना है, धर्म जाति किसी से कोई लेना देना नहीं है, सब मतलब सब। जैसे मैम रखती है ना समानता का भाव, सबको पढ़ेंगे, किसी को नाराज नहीं करेंगे, वैसे तो सभी वर्गों में बच्चों में लैंगिक आधार पर भेदभाव न करना या न करने तथा लड़का व लड़की के समान महत्व, समान अवसर उपलब्ध कराने की जानकारी देना। यही कि आज भी कई हरियाणा के ऐसे गांव हैं, आप मूवीज वगैरह देखते हैं जहां पे लड़कियों का पैदा होना श्राप माना जाता है ना, लड़कियां पैदा ही नहीं होने देते। तो उन लोगों को जागरूक कराना कि क्या प्रॉब्लम है भाई। हम तो कहते हैं कि लड़की ही दूसरी जनरेशन को बढ़ाती है, भाई जनन करने की क्षमता सिर्फ लड़की में, अगर लड़कियां ही नहीं रहेगी तो मानव जाति तो एक दिन खत्म हो जाएगी। लड़के ही लड़के घुमा करेंगे जहां देखो वहां, और फिर उनकी शादी किससे होगी जब लड़कियां ही नहीं होंगी, ठीक है ना। और आज देखो आप, माहौल ऐसे ही है, एक लड़की के पीछे 10-10 लड़के। क्यों? क्योंकि लड़कियों की संख्या में कमी हो रही है। वैसे फिलहाल का जो रिकॉर्ड है वो डिफरेंट है, पढ़ेंगे उसको आगे। तो उनको एक तो लड़कियों के बारे में जागरूक करना कि नहीं, लड़कियां अभिशाप नहीं है ये। दूसरा, लड़का और लड़की को समानता से देखना, मतलब कहीं आप में कोई आसपास, अगर आप किसी सिटी में भी रहते हैं, गांव तो छोड़ो, सिटी में भी रहते हैं, मैं भी सिटी में रहती हूँ, लेकिन मेरे आसपास भी ऐसे कई लोग हैं जिसका आप देखोगे कि लड़कों को तो प्राइवेट स्कूल में पढ़ाएंगे, है ना, और लड़कियों को पढ़ाएंगे गवर्नमेंट स्कूल में। क्यों? वो सोचते नहीं लड़के को तो पढ़ना है, लिखना है, कमाना है, लड़कियों को क्या करना है, बड़ी हो जाएगी, 18 साल की हो जाएगी और फिर शादी करवा देनी है, फिर बच्चे संभालने हैं उसको, यही काम करना है। ऐसा किसने बोला भाई? अगर उसको, चलो एक बात के लिए नौकरी भी नहीं करनी, छोड़ो उस नौकरी को भी, वो भी चूल्हे में बनने दो। अगर उसको नौकरी भी नहीं करानी भाई, उसको घर का भी काम करना है, तो अगर उसको किसी चीज़ के बारे में इंफॉर्मेशन ही नहीं होगी, जैसे आज जो हम पढ़ के आए हैं रिप्रोडक्शन के बारे में, जनन के बारे में, या क्या क्या प्रॉब्लम्स होती है, फैमिली प्लानिंग कैसे की जाती है ना। बच्चे, ऐसा तो नहीं कि बस बच्चे पैदा करने की मशीन है, बच्चे ही बच्चे पैदा करने हैं उसको, तो उसको भाई नॉलेज होगा इस चीज़ का कि बच्चों को जन्म को कम कैसे किया जा सकता है, क्या क्या तरीके हैं जिससे मैं अपनी फैमिली को छोटा रख सकती हूँ, बच्चे को क्या खाना खिलाना है, इसमें भी तो साइंस है, नहीं है साइंस कि जो भी आया लड़बड़ खिला देने का, ले तू तो घास खा ले, क्या खिलाएगी मम्मी घास? क्यों? क्योंकि मम्मी को पता है, पढ़ी लिखी है मम्मी, कि भाई गेहूं खिलाना है इसको, गेहूं में कार्बोहाइड्रेट है, इसको चावल खिलाना है, उसमें कार्बोहाइड्रेट है, साथ में दालें भी खिलानी है, उसमें प्रोटीन है। ये सारा ज्ञान कहाँ से आएगा? पढ़ने से, ठीक है। तो ये वाली सोच को भी हमें क्या करना है, अलग करना है। आपके लिए भी है, क्योंकि आगे आप भी उसी जनरेशन सोशल लाइफ में प्रवेश करने वाले हो, तो आपकी सोच भी ऐसी नहीं होनी चाहिए। आप भी फ्यूचर में ऐसा नहीं सोचो कि मेरे तो लड़का ही होना चाहिए, है ना। तो ये वाली थिंकिंग को जो है वो दबाना है। अब मुझे देख लो, मेरी 10 साल की बेटी है, मैं अपना ही एग्जाम्पल देती हूँ, सबको जाने दो बाहर में। मेरे 10 साल की बेटी है, अकेली बेटी है, मुझे सब लोग कहते हैं नहीं एक लड़का तो होना चाहिए, ऐसे वैसे, मेरे को कोई फर्क नहीं पड़ता, है ना। मैंने आपसे कहा था ना कि वो पुराने ख्यालात हैं
जो सोचते हैं लोग कि लड़का सेवा करता है, लड़कियां तो ससुराल चली जाती है, कोई नहीं रहता। रहना होता है तो लड़की भी सेवा कर लेती है, नहीं तो लड़का फॉरेन जाके बैठ जाता है। हमारे आस पड़ोस में 2-3 ऐसे घर हैं जिनके बच्चे उनके साथ नहीं रहते, फॉरेन रहते हैं, वो बेचारे पेरेंट्स अकेले ही रहते हैं, उनकी देखभाल हम और उल्टा जाके कर रहे हैं। तो ऐसा भी होता है। तो ये वाली थिंकिंग को बिल्कुल खत्म कर देना है, उनको समान अवसर व महत्व देने हैं। ठीक है, चलिए। जनमानस को अनियंत्रित जनसंख्या वृद्धि से होने वाली समस्याओं को अवगत कराना है। अच्छा, समान अवसर में ये जो मैंने बोला कि लड़कियों को गवर्नमेंट, मैं भाई अपनी बच्ची को स्विमिंग, स्केटिंग, रेसिंग जो वो चाहती है वो करवाती हूँ। कोई ऐसा नहीं कि लड़की है तो स्विमिंग नहीं करेगी या जिम्नास्टिक नहीं करेगी, सब कुछ करती है वो। तो समान अवसर उसको देने हैं, उसको ट्रेन करना है हर तरीके से। ठीक है। जनमानस को अनियंत्रित जनसंख्या वृद्धि से होने वाली समस्याओं से अवगत कराना है, जैसे कि मैं आपको करा रही हूँ कि आप जब बड़े होंगे या आपकी जब शादी होगी तो आपके क्या क्या समस्याएं आएंगी, ये जनसंख्या वृद्धि जो अनियंत्रित हो रही है उसको कैसे नियंत्रित करना है, ये समस्याएं आएंगी। तो इन समस्याओं का समाधान उनको बताना है, सॉल्यूशन उनको बताना है। लोगों में सामाजिक उत्पीड़न, ये आजकल का बहुत बड़ा टॉपिक है। सोशल हैरेसमेंट जिसको कहते हैं, ठीक है, घरेलू हिंसा, डोमेस्टिक वायलेंस, यौन दुर्व्यवहार, सेक्सुअल हैरेसमेंट, ठीक है, यौन अपराध, सेक्सुअल क्राइम आदि के बारे में जानकारी देना, जिसके बारे में हम पहले पढ़ चुके हैं। सेक्सुअल क्राइम तो जैसे रेप हो गया, है ना। डोमेस्टिक वायलेंस में अगर आप किसी ऐसे पड़ोसी को जानते हो, ऐसी महिला को जानते हो जिसको घर में अत्याचार हो रहे हैं, मतलब आजकल दहेज वहेज के लिए जो आप सुनते हैं कि उसको दहेज के लिए, डाउरी के लिए है ना मारा पीटा जा रहा है, उसके जैसे मैंने लड़की वाला, कहीं तो ऐसा भी होता है लड़कियां ही हो रही होती हैं उससे कंटिन्यूसली, तब भी उसको ऐसे ताने दिए जाते हैं या मारा जाता है कि तेरी गलती है, तू ही लड़का नहीं दे पा रही है। जबकि हम अब पढ़ चुके हैं, तो पढ़ने से हमें क्या पता चला कि भाई लड़की होना लेडी की गलती नहीं है, वो तो स्पर्म की गलती है कि स्पर्म एक्स वाला आकर मिला है। तो गलती अगर सुनानी है तो मेल को सुनानी चाहिए कि भाई तूने 20 करोड़ स्पर्म भेजे, उसमें सब वाई भेजता तो प्रॉब्लम ही नहीं होती, ऐसे समझाना है। तो ये सारी चीजें जो यौन दुर्व्यवहार हो रहे हैं, जैसे कि आजकल आप सुनते हैं छोटी छोटी बच्चों के साथ आप बस में जा रहे हैं, है ना, बस में आपके साथ कोई छेड़छाड़ कर रहा है, आपको गलत इशारे कर रहा है, तो ये यौन दुर्व्यवहार में आ रहे हैं। ठीक है। उसके अलावा सामाजिक उत्पीड़न आपको समझा दिया, घरेलू हिंसा समझा दिया कि क्या होती है, घर पर आप महिलाओं के साथ अत्याचार हो रहे हैं। और यौन अपराध सिर्फ लड़कियों के साथ नहीं होते, ये भी एक मैं आपको क्लियर कर देती हूँ। हाँ, आजकल तो जमाना बहुत मॉडर्न हो गया है, बच्चे छोटे छोटे मतलब बॉयज के साथ भी होता है। भाई तो बच्चे मेरे पे कमेंट करते हैं, मैम आप लड़कियों पे ही बोलते हैं, हम पे तो बोलते ही नहीं है। तो ये बॉयज के साथ भी होता है, छोटे छोटे बॉयज के साथ जो दूसरे हैं वो गलत व्यवहार करते हैं, है ना, सेक्सुअल हरेसमेंट करते हैं। तो बच्चों के, कोई भी बच्चा सेफ नहीं है, चाहे वो गर्ल हो चाहे मैं बच्चे वर्ड अब यूज कर रही हूँ। गर्ल्स के साथ तो स्पेशली होता ही है, लेकिन बॉय के साथ भी होने लग गया है। छोटे बच्चे हैं जिनको समझ नहीं होती, उनके साथ गलत व्यवहार किया जाता है, उनको जैसे मजदूरी करवा रहे हैं, वो भी एक क्या है, सामाजिक उत्पीड़न ही है। तो ऐसी सारी चीजों के बारे में जानकारी देनी। आजकल तो स्कूलों में छोटे बच्चों को समझाया जाता है ना कि अगर आपके साथ कोई बैड टच, गुड टच, है ना, ये समझाते हैं ना बच्चों, सारे बच्चों को समझाते हैं, सिर्फ लड़कियों को नहीं समझाते, क्योंकि बॉयज भी उसके शिकार हो रहे हैं। ठीक है। चलिए, RCH की कार्य योजनाओं में लिंग परीक्षण, ये एक बहुत बड़ा टॉपिक फिर से, जैसे उल्वभेदन या एमनियोसेंटेसिस करवाना, ठीक है, तथा आदि का पर व्यापक प्रतिबंध शामिल है। प्रतिबंध का मतलब बैंड। ठीक है, इसको पूरा अभी हम डिटेल में पढ़ने वाले हैं कि क्या है एमनियोसेंटेसिस क्या है, इसके बारे में हम पढ़ने वाले हैं। चलिए, तो उसको देख लेते हैं कि क्या है एमनियोसेंटेसिस। अभी हम लास्ट जो चैप्टर पढ़ के आए हैं उसमें मैंने आपको बताया था कि जो बच्चा होता है वो एमनियोनिक सैक में रहता है। याद आ रहा है? जहर का असर नहीं,
तो दोबारा एक डोज लेके आओ, शॉर्ट मार के आओ पुराने लेक्चर्स का। एमनियोटिक सैक में रहता है, बाहर कोरियोनिक सैक भी रहती है, और उस एमनियोटिक सैक में एक लिक्विड भरा होता है जिसको कहते हैं एमनियोटिक लिक्विड। ये बात पढ़ के आए, एमनियोटिक लिक्विड या एमनियोटिक फ्लूइड। ठीक है, कहाँ पे? बेबी के अंदर। तो अब ये वुम्ब बना देती हूं मैं, है ना। ये मम्मा का पेटू है, कुछ ज्यादा ही गोल बना दिया, कोई बात नहीं, गोल ही सही, गोलम गोल मम्मा है ये। और ये उसकी एमनियोटिक सैक, एमनियोटिक थैली, और ये हमारा प्यारा बेबी। और यहाँ क्या है? यहाँ हमारी है प्लेसेंटा। तो क्या है एमनियोसेंटेंसिस? एमनियोसेंटेंसिस एक टेस्ट है जो जनरली फायदे के लिए किया जाता है, लेकिन हम क्या है, बहुत ज्यादा, मैंने बोला ना, 2 पैरों वाला जानवर दुनिया में सबसे नुकसानदायक है। कोई भी जानवर इतना नुकसानदायक नहीं है जितना हम हैं, ठीक है, क्योंकि हमारे पास ये भर दिया भगवान ने, और इतना भर दिया कि हम उसको ज्यादा ही कुछ एडवांस फ्लो में लेके जाते हैं। तो किया तो ये फायदे के लिए जाता था। क्या फायदा किया जाता था कि पहले मैं आपको बताती हूँ क्या करते हैं इसमें। एमनियोटिक टेस्ट में क्या करते हैं कि लेडी जो होती है उसको उधर मतलब जहाँ पे उसका बेबी है, पेट, उसके निचले हिस्से में, क्योंकि यहीं पे पेट के अंदर ही दिखता है, जब मदर बड़ी हो, मतलब बच्चा बड़ा हो जाता है तो वो पेट की साइड आ जाता है ना। नॉर्मली तो गर्भाशय नीचे होता है, लेकिन बेबी के ग्रोथ की वजह से वो पेट के हिस्से में दिखता है, इसलिए उधर साइड में रहता है, एब्डोमेन रीजन में होता है। और अंदर क्या है? एमनियोटिक सैक है। तो डॉक्टर क्या करते हैं, सोनोग्राफी देखी है आपने किसी की होती हुई, है ना, उसमें एक हैंडल होता है इस तरह का, ऐसा एक हैंडल होता है पकड़ने का, उसमें से लाइट निकलती है। पहले तो वो मदर के ऊपर एक क्रीम लगाते हैं, है ना, एंटीसेप्टिक क्रीम लगाते हैं, जेल टाइप का लगाते हैं, फिर उस यहाँ से उसको पकड़ के और मम्मी के पेट पे ऐसे घुमाते हैं, और वो सामने जो वीडियो होता है, स्क्रीन चल रही होती है सोनोग्राफी में, वहाँ पे दिखता है। और दिखता भी ऐसा है क्योंकि ये लाइट जहाँ पे जाती है ना ऐसे, तो ये ऐसे शेप में दिखता है। टीवीज वगैरह में देखा होगा, अगर रियल नहीं देखा है तो। ये यहाँ पे लगाया जाता है पहले तो, टॉर्च बोल दूँ इसको, हैंडल को। वैसे ये रिसीवर होता है, ठीक है। तो ये लाइट जा रही है, ये लाइट जा रही है, तो वो स्क्रीन पे दिख रहा होता है उसको। अब डॉक्टर क्या करता है कि जहां जहां पे एक इंजेक्शन टाइप निडल रहती है, वैसे तो वो निडल रहती है पर आपके लेवल पे हम इंजेक्शन बोल सकते हैं, एक इंजेक्शन लेता है और यहाँ पे देखते हुए, ये एमनियोटिक फ्लूइड है वाइट वाली, यहाँ पे निडल डालता है केयरफुली, है ना। ऐसा नहीं निडल डाल दिया ऐसे गोब दी, ऐसे नहीं, आराम से देख देख के, क्योंकि ये जो टेस्ट है बहुत ही ऑब्जर्वेशन के साथ किया जाता है। ऐसा भी नहीं हर किसी डॉक्टर से करवा लेना, जो गायनाकोलॉजिस्ट होते हैं वो करते हैं, जो मतलब डिलीवरी का काम करते हैं वो डॉक्टर्स। तो इंजेक्शन से ये निडल डाली जाती है, और कुछ एम एल मतलब 15 ml के आसपास, उससे कम नहीं ले सकते, उससे कम में टेस्ट नहीं होगा, इसलिए उससे ऊपर नहीं लिया जाता। क्यों ऊपर नहीं लिया जाता? क्योंकि मैंने आपको बोला ये एमनियोटिक फ्लूइड है, ये क्या कर रहा है, बच्चे को प्रोटेक्शन दे रहा है, बच्चे को न्यूट्रिशन दे रहा है, पानी है उसके अंदर। मैंने बताया भी था कि एमनियोटिक फ्लूइड सूख जाता है तो फिर डॉक्टर के पास जाना पड़ता है कि इसका पानी सूख गया है ना, फिर वो कॉम्प्लिकेशंस हो जाती है। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है, आप इसको ऐसे ही नहीं निकाल सकते कि पानी तो है निकाल लेते हैं, ठीक है। तो 15 ml तक निकाला जाता है, बहुत कम, और इसमें सिरिंज में भर लेते हैं इसको। फिर क्या करते हैं, ये जो सिरिंज में हमने भरा है 15 ml, इसमें क्या क्या चीजें हैं पहले तो ये देख। एक तो फ्लूइड है, अब फ्लूइड में क्या होती है, कुछ फीटल सेल्स भी होती हैं, भ्रूण की कुछ कोशिकाएं होती हैं इसमें, और बाकी सारा लिक्विड होता है, वो हमें जानना नहीं है, हमें भ्रूण कोशिकाओं में ज्यादा इंटरेस्ट है, ठीक है। तो इसमें भ्रूण की कोशिकाएं होती हैं। क्यों भ्रूण की कोशिकाएं होती हैं? ये भ्रूण किससे बना है भाई? अपने जायगोट से। जायगोट ही तो डिवाइड हुआ और भ्रूण बनाया, मतलब इसमें। और ये एमनियोटिक फ्लूइड कहाँ से आया है? ये भी भ्रूण का ही पार्ट है। तो भ्रूण की कुछ कोशिकाएं, जो वो ट्रोफोब्लास्ट,
याद आ रही है? कोरियन, वो हमारे पुराने रिश्तेदार पिछले वाले चैप्टर के, इसीलिए पढ़ाया था वो, इसी टॉपिक को समझाने के लिए। तो वो क्या होती है, बिखर बिखर के, उनको भी तो जगह चाहिए, वो इतने महीनों से वहां बंद पड़ी है, तो वो इस एमनियोटिक फ्लूइड में आके घूमती रहती है कोई कोई। तो इसमें भ्रूण की कुछ कोशिकाएं होती है। भ्रूण की कोशिकाएं मतलब भ्रूण का क्या है, इसमें गुणसूत्र है गुणसूत्र, उसके डीएनए है, उसके आरएनए है, सब कुछ भ्रूण का है, ठीक है। तो 15 ml लेकर इसको क्या किया जाता है, एक टेस्ट ट्यूब में डाला जाता है। इसमें ये भ्रूण की कोशिका है और बाकी सारा क्या है, लिक्विड। इसको किया जाता है अभिकेंद्रित, जिसको हम बोलते हैं सेंट्रीफ्यूगल प्रोसेस। किसी ने देखी है सेंट्रीफ्यूगल मशीन? ऐसे बाटी का कुकर होता है ना, बाटी बनाते हैं आप, ऐसा ऐसा कुकर होता है वो, ऐसे टाइप का, जैसे बाटी पे एक ढक्कन होता है ना, ऐसे बाटी के कुकर पे ढक्कन, ऐसा ढक्कन होता है, ये ऐसे यहाँ से खुल जाता है ना, यहाँ से तो अटैच होता है, यहाँ पे खुल जाता है। इसमें होती है बहुत, एक स्टैंड होता है, उस पर बहुत सारी टेस्ट ट्यूब लगी होती है। मैं स्टैंड नहीं बना रही, सिर्फ टेस्ट ट्यूब बना रही हूँ। जब इसको घुमाते हैं, यहाँ पे वही रेगुलेटर होता है, इसको सेंट्रीफ्यूगल मशीन बोलते हैं। तो इसको क्या किया जाता है, घुमाया जाता है बहुत हाई स्पीड पे, ऊपर से दिखता भी है कांच में। जब आप ब्लड वाला करेंगे ना, ब्लड की सेल्स अलग करेंगे, पता नहीं आपको प्रैक्टिकल करवाएंगे या नहीं, हम करवा देंगे अगर होगा तो सिलेबस में, वैसे हमें तो कॉलेज में करवाया था। तो क्या किया जाए, ब्लड में जो प्लाज्मा है, जो आरबीसी है, डब्ल्यूबीसी, उसको अलग करने के लिए करवाया था, तब हमें पता चला। तो इसमें क्या किया जाता है, इसको बहुत जोर जोर से रोटेट किया जाता है। रोटेट करने से क्या होता है कि भारी जो चीज होती है वो नीचे बैठ जाती है। तो इसमें भारी क्या है, लिक्विड जो है वो तो सारा लाइट वेट है, सेल्स जो होती है उनका वेट ज्यादा होता है, तो वो क्या होती है, बैठ जाती है नीचे। उसको कहते हैं शांत हो जा, तू बहुत सालों से घूम रही है, मतलब महीनों से, तो अब तेरा आया है टाइम, तू थोड़ा रेस्ट कर ले। यहाँ पे आ जाती है भ्रूण की कोशिकाएं। इन कोशिकाओं को स्लाइड पे रखा जाता है, स्लाइड पे फैलाया जाता है ना, और इनका माइक्रोस्कोप से अध्ययन किया जाता है। साथ ही में इनका क्या किया जाता है, कैरियोटाइप बनाए जाते हैं। कैरियोटाइप क्या होता है भाई, कैरियोटाइप बनाए जाते हैं। कैरियोटाइप होता है गुणसूत्रों का मैप, एक तरह का, जैसे आप ग्राफ बनाते हैं ना, वैसे क्या होता है, हमारे जो गुणसूत्र है ना, क्रोमोसोम्स, उनका एक मैप बना लिया जाता है। मतलब हर गुणसूत्र को ऐसे इमेज बना ली जाती है। इमेज तो क्या, गुणसूत्र ही होते हैं, वो ऐसे फोटोग्राफ ले लेते हैं, ऐसा समझ सकते हो आप। तो उसको बोलते हैं कैरियोटाइप या कैरियोग्राफ। तो कैरियोटाइप बना लिया जाता है, कैसे, कुछ इस तरह का, जैसे ये स्क्रीन है या वो जो भी मैप है, उस पे गुणसूत्र होंगे इस तरह से, है ना, पेयर में होंगे। हमारे गुणसूत्र कैसे रहते हैं, पेयर में, इस तरह से, ऐसे कैसे, कितने गुणसूत्र होते हैं, कितने गुणसूत्र का मैप बनेगा, भ्रूण है, कौन है ये भाई, हमारा भ्रूण, प्यारा भ्रूण। कितने गुणसूत्र, 46, 23 जोड़े, तो 23 जोड़े, और गुणसूत्र गिनना चाहते हैं तो 46 गुणसूत्र। अब थोड़ा सा पिछली क्लास में घूम के आओ कि हमारे गुणसूत्र में जो 23 है, उसमें से 22 तो होते हैं ऑटोसोम्स, जो एक जैसे होते हैं। एक होता है सेक्स क्रोमोसोम पेयर, जिसमें क्या होता है, सेक्स का पता चलता है कि मेल है या फीमेल है, मतलब एक डिफरेंट होगा। तो ये पूरे ऐसे कैसे, मैं 22 तो ऐसे कैसे बन जाएंगे यहाँ पे, है ना, इसको ऐसे ऐसे बना देती हूँ मैं, और ये आपने 22, और इधर ले आते हैं हम 23वां। क्यों इसको अलग कलर में बनाया, क्योंकि ये सेक्स क्रोमोसोम है। तो ये क्रोमोसोम पूरे दिखते हैं, मतलब इनका पूरा स्ट्रक्चर दिखता है, और ये भी दिखता है कि ये क्रोमोसोम कैसा है, ये XX है या XY है। मैंने यहाँ XX लिखा है, XY भी हो सकता है। तो ये यहाँ पे पता चलता है। क्यों किया जाता है ये एमनियोसेंटेसिस? ये एमनियोसेंटेसिस ये चेक करने के लिए किया जाता है कि जो बेबी
वुम्ब में है वो अब नॉर्मल तो नहीं है। अब नॉर्मल इन द सेंस कि उसके क्रोमोसोम में कोई ऐसा, आपने म्यूटेशंस पढ़े हैं, उत्परिवर्तन किस में होते हैं? गुणसूत्र में होते हैं, है ना। तो इसके जो गुणसूत्र हैं वो नॉर्मल है या नहीं, कोई इसमें क्या हो सकता है, आनुवांशिक गड़बड़ी तो नहीं है ना। जेनेटिक मटेरियल यानी आनुवंशिक पदार्थ को चेक किया जाता है कि इसमें कुछ प्रॉब्लम तो नहीं है, इसकी जो मेटाबॉलिक यानी उपापचय चीजें सही तो चल रही है या नहीं चल रही है, बच्चा अबनॉर्मल तो नहीं है। मैंने अबनॉर्मल में सिर्फ फिजिकल ही नहीं, इनको कैसे किया जाए तो गुणसूत्र के लेवल पे, अभी बताऊंगी कैसे गुणसूत्र के लेवल पे चेंज होता है। तो ये जो है वो कैरियोटाइप बना दिया जाता है। लेकिन हमने क्या कहा, हम बड़े शैतान, इसमें हमने क्या ढूंढ लिया कि यार इसमें तो 22 तो दिखते हैं, साथ में क्या दिखता है, सेक्स क्रोमोसोम भी दिखता है। तो इसका फायदा हम क्या उठा सकते हैं, ये चेक करने में कि ये जो है ये लड़का है या लड़की है। अगर ये एक्स वाई होगा तो लड़का है, पढ़ा दिया ना हमने किताबों में कि भाई एक्स वाई होता है, तो डॉक्टर को पढ़ा के भेजा है कि एक्स वाई होता है तो लड़का होता है, तो उसने उठाया उसका गलत फायदा, साथ में उनकी फैमिली ने कि अगर ये एक्स वाई है तब तो ठीक है, अगर एक्स एक्स है तो ये क्या होगी, गर्ल होगी। तो चेक करो, और अगर गर्ल है, हमें गर्ल नहीं चाहिए, तो उसको क्या कर देते हैं, गिरा दिया जाता है, अबॉर्शन करवा दिया जाता है। कब किया जाता है, 3 मंथ। उस 3 मंथ मैंने आपको बताया था ना जब डेवलपमेंट पढ़ाया, 3 मंथ में पूरा बेबी जो है उसके सारे जननांग वगैरह सब प्रिपेयर हो जाते हैं। तो ये एमनियोटिक फ्लूइड से बनाया तो हमने ये सब चेक करने के लिए था, अच्छे काम के लिए, कि उपापचय क्रिया सही है या नहीं, एमनियोटिक उसके जो गुणसूत्र है वो सही है या नहीं, उसको कोई डिजीज तो नहीं है ना, ये सारा पता करने के लिए। लेकिन फायदा हमने क्या उठाना शुरू कर दिया, ये। और इसीलिए फिर गवर्नमेंट ने, क्योंकि भ्रूण हत्या होने लगी, सबने सुना है इसके पास कन्या भ्रूण हत्या, तो गवर्नमेंट ने इसको क्या कर दिया, लीगली बैंड, प्रतिबंधित कर दिया। जो अभी हमने लास्ट जो पॉइंट पढ़ा कि इसको क्या कर दिया गया है, टोटली बैंड कर दिया गया है। इसको कराओ मत, और कराते भी हैं, क्योंकि भाई हाँ, ये किस लिए करा रहे हैं, हम तो किसी अच्छाई के लिए करा रहे हैं। तो अगर कराते भी हैं तो डॉक्टर्स क्या करते हैं, ये पूरा दिखता है कैरियोटाइप, इस वाले पर क्या कोई पिक्चर लगा देते हैं, इसको बनाएंगे बेवकूफ। किसको, जो लोग टेस्ट कराने आ रहे हैं, कि भाई हमें क्या पता वो अच्छे काम के लिए, वो तो बोल देंगे हम तो बच्चे की हेल्थ के लिए करवा रहे हैं और करवा कुछ और रहे हैं। तो डॉक्टर्स को ये सलाह दे दी गई गवर्नमेंट में कि कोई भी ये कैरियोटाइप कराता है, चाहे अच्छे के लिए करा रहा होगा, लेकिन हम क्या करेंगे, हम यहाँ पे एक पिक्चर लगा देंगे ऐसा ब्लर, या उसको क्रोमोसोम को क्या कर देंगे, ब्लर कर देंगे। क्योंकि कुछ एडवांस ऐसे भी होते हैं, ये सारे क्रोमोसोम एक जैसे होते हैं, लेकिन सेक्स क्रोमोसोम में अगर एक्स वाई है तो एक्स का साइज अलग होता है और वाई का साइज अलग होता है। तो देखने से भी पता चल जाता है कि ये एक्स वाई है या एक्स एक्स है। तो पिक्चर ही नहीं दिखाना, लिखा हुआ तो छोड़ो, एक्स वाई है वो तो दूर की बात है, पिक्चर से भी क्या है पता चल जाती है कि ये एक्स क्रोमोसोम है या वाई क्रोमोसोम है। हाई लेवल का अगर कोई पढ़ा हुआ है, डॉक्टर तो पढ़े हुए ही रहते हैं, तो यहाँ पे हम क्या कर देते हैं, ब्लर, ताकि अगर ये रिपोर्ट पेरेंट्स के पास जाती है या कहीं भी जाती है तो किसी को पता ना चले। क्योंकि एक डॉक्टर अच्छा हो सकता है दूसरे डॉक्टर के पास ले जाए, बताओ भाई उसने तो बताया नहीं, आप बता दो, तो इसको ब्लर ही कर देते हैं, ठीक है, ताकि ये दिखाई ना दे। और इसको क्या कर दिया गया है, बेंड कर दिया गया है। अब बात इस पे आती है कि ये कैसी आनुवांशिक गड़बड़ियां है, तो उसको देख लेते हैं। तो गड़बड़ियां भाई ऐसी है कि अभी मैंने बोला कि 22 हमारे पास क्या है, ऑटोसोम्स है, ऑटोक्रोमोसोम, सामान्य गुणसूत्र जिसको बोलते हैं, और एक पेयर जो होता है 23वां, है ना, वो क्या होता है, सेक्स क्रोमोसोम होता है, जिससे पता चलता है कि गर्ल है या बॉय है। अब हमने क्या किया कि ये वो आनुवंशिक गड़बड़ी पे, वो एमनियोटिक वाला खत्म हो गया केस, उसको बैंड कर दिया गया है। क्या है एमनियोसेंटेसिस, वो बता दिया आपको, ठीक है, तो वो सारी कहानी खत्म हो गई। लेकिन क्यों किया जाता है और कैसे, ये वही लिखना नहीं है, समझो खाली इस चीज को कि
अगर इन 22 गुणसूत्र में अगर 21वां जो गुणसूत्र है, ऑटोसोम्स ही है, 2 पेयर में है, आपको बता दिया, मतलब गुणसूत्र पेयर में रहते हैं, एक पेयर हो गया ये 21वां गुणसूत्र। अगर 21वें गुणसूत्र में कोई एक्स्ट्रा गुणसूत्र आ गया, हमने तो भाई क्या बोला कि एक एक पेयर बनाना है। कुछ बच्चे होते हैं ना, नहीं तीनों की दोस्ती होती है तो वो कहता है नहीं मैं तो उनके साथ जाऊंगा, मैं दूसरे के साथ नहीं जाऊंगा, मैं उसके साथ जाऊंगा। तो ये होशियारी इसकी, मैं इन दोनों के साथ चला जाता हूँ, तो ये इसके साथ चला जाता हूँ, तो 22वें गुणसूत्र में एक क्रोमोसोम बढ़ जाता है। होने कितने चाहिए थे? 2, हो गए कितने? 3। तो इस डिजीज को हम बोलते हैं ट्राइसोमी, जिसको हम डाउन सिंड्रोम भी कहते हैं। ये सब 10th में पढ़ा है आपने, है ना। 21वें गुणसूत्र में एक गुणसूत्र बढ़ जाने से कि जो बीमारी होती है उसको ट्राइसोमी या डाउन सिंड्रोम, इनको मंगोलिज्म भी कहते हैं हिंदी में, है ना। ऐसे ही क्लाइनफेल्टर होता है। वाई गुणसूत्र मतलब जो क्रोमोसोम 23वां गुणसूत्र है उसमें XX या XY होता है, लेकिन किसी किसी में क्या हो जाता है, XX के साथ Y आ जाता है, X एक्स्ट्रा Y, तो अब ये क्लाइनफेल्टर हो जाते हैं। मतलब उसमें कैरेक्टर्स तो कैसे होते हैं, लेडी के कैरेक्टर होंगे लेकिन वो भी पूरे नहीं होंगे, थोड़े थोड़े जेंट्स के कैरेक्टर होते हैं, उसको हम क्या बोलते हैं, क्लाइनफेल्टर। ठीक है। एक ये मंगोलिज्म है, ये क्या होते हैं, दिमागी रूप से मंद बुद्धि होते हैं, मतलब इनका प्रॉपरली वेव जो है वो ब्रेन काम नहीं करता है, थोड़ा सा अबनॉर्मलिटी बिहेवियर में होती है। मतलब क्योंकि ये क्या है, ऑटोसोमल में, सेक्स में नहीं है, सेक्स में कोई डिफरेंट नहीं है, ये जो बॉय है तो बॉय है, गर्ल है तो गर्ल है, इसके सिर्फ बिहेवियर में मंद बुद्धि टाइप के बच्चे देखे होंगे आपने, अलग थोड़ा सा बिहेवियर होता है उनका, तो इनका थोड़ा है ना काम नहीं करता। डिसेबल भी जिसको बोल सकते हैं, डिसेबल तो क्या फिर हम फिजिकल में ले जाओगे आप, फिजिकली ये परफेक्ट है, बस इनका थोड़ा सा ब्रेन स्लो लर्नर्स होते हैं थोड़े। अब स्लो लर्नर तो आप अपने किसी बच्चे को क्लास में मत कह देना हाँ वो तो ढंग से नहीं पढ़ता, उसको कुछ समझ नहीं आता, वो डाउन सिंड्रोम है। डाउन सिंड्रोम के कुछ कैरेक्टर्स की पूरी पोथी है, वो सारे होने चाहिए। वो मंद बुद्धि होते हैं, दिन के रेगुलर जो काम होते हैं जैसे कपड़े पहनना, शर्ट पहनना, शूज बांधना, ये भी वो नहीं कर पाते, है ना। तो वो थोड़े डाउन सिंड्रोम टाइप के होते हैं। उनका डेवलपमेंट भी थोड़ा हाइट वाइट कम रह जाती है, ये डेवलपमेंट में भी थोड़ी सी प्रॉब्लम होती है। और ये होता है सेक्स क्रोमोसोम में जब आ जाए, मतलब एक XX लड़की होनी चाहिए थी लेकिन Y भी आ गया, तो वो लड़की के कैरेक्टर्स के साथ साथ उसमें कुछ कुछ कैरेक्टर कैसे आ जाते हैं, मेल के आ जाते हैं, है ना। तो वो प्रॉपरली ना तो जैसे फर्टिलाइजेशन में बेबी नहीं कर पाती है ना, लड़कों की तरह उसके बाल वाल ज़्यादा, मतलब बॉडी पे बाल वाल हो जाते हैं। कुछ उसको अट्रैक्शन भी होता है, मीन्स लड़कों जैसे है तो लड़की, लेकिन अट्रैक्शन किसकी तरफ रहेगा, उसको लड़कियों का लड़कियों की तरफ ही रहता है ना, क्योंकि उसमें वाई क्रोमोसोम भी है, टेस्टोस्टेरोन भी जा रहा है अंदर, तो उसका थोड़ा सा बिहेवियर चेंज रहता है। एक अगर X होगा या XY होगा, लेकिन एक X होता है और एक 0 हो जाता है, मतलब एक क्रोमोसोम है ही नहीं उसमें, तो उसको बोलते हैं टर्नर सिंड्रोम। ये आपके सिलेबस में नहीं है, लेकिन वो एमनियो सेंटेंसेस को समझाने के लिए मेरे को ये करना पड़ रहा है। और एक बच्चे ने कमेंट भी किया था, मैम समझाओ ना ये क्या होता है सिंड्रोम, इसलिए थोड़ा सा समझा दिया। अभी भी उतना डिटेल में नहीं समझाया क्योंकि टॉपिक से रिलेटेड ही नहीं है वो, ठीक है। तो दोनों में, ऑटोसोम्स में भी हो सकता है तो उसको ऑटोसोमल अबनॉर्मलिटी कहेंगे, और सेक्स में होता है तो सेक्स अबनॉर्मलिटी कहते हैं, ठीक है। तो ये चीज़ चेक करने के लिए हम एमनियो सेंटेंसेस करते हैं, पर उसका गलत फायदा उठाने की वजह से गवर्नमेंट ने इसे बैन कर दिया है, बड़ा वाला बैन। और फिर भी अगर मतलब डॉक्टर को लगता है, जब वो सोनोग्राफी वगैरह करता है, उसको लगता है कि नहीं बच्चे में कुछ दिक्कत है, तो वो क्या सजेस्ट करता है पेरेंट्स को कि आप इसका ये टेस्ट कराइए, क्योंकि मुझे लग रहा है शायद बच्चे में कुछ दिक्कत है। उसके बाद बच्चे को डॉक्टर अगर चाहे, डॉक्टर अगर परमिशन देता है, भाई कुछ पेरेंट्स है वो बोले कि नहीं अगर ऐसा बच्चा है या ऐसा बच्चा है, आपने वो मूवी देखी है
नहीं याद आ रहा, अभी फिल्म का नाम नहीं याद आ रहा, वरना मुझे फिल्म के नाम ज़्यादा याद रहते हैं, उसी से मैंने याद कर रहा हूँ एक्चुअली इसको। उसमें क्या होता है कि वो सर्वोगेसी में जो फॉरेनर्स आते हैं, आपको याद आ जाएगी शायद, फॉरेनर्स आते हैं और उसको मिम्मी मुम्मू ऐसा कुछ नाम है फिल्म का, नई जो हीरोइन है ना उसी पे बनी हुई है, तो वो उसको सर्वोगेसी, मतलब वो कहते हैं कि हम बच्चा नहीं पैदा कर पा रहे, मतलब मदर जो है वो अनकेपेबल है, उसके यूट्रस में बच्चा नहीं रह रहा है, तो जो मेल है वो अपने स्पर्म देके, सर्वोगेसी मदर किसको कहते हैं कि जो क्रोमोजोम रहते हैं वो तो मेल के रहते हैं, मेल और जो भी पेरेंट्स हैं जो भी सर्वोगेसी करवाना चाह रहे हैं, दोनों के जेनेटिक मटेरियल को यानी स्पर्म को और एग को किसी तीसरी फीमेल के यूट्रस में डाला जाता है और फिर प्रेगनेंसी करवाई जाती है, तो उसको सर्वोगेसी कहते हैं। तो वो सर्वोगेसी मदर बनाते हैं उसको, और फिर वही ये टेस्ट किया जाता है तो पता चलता है कि वो बच्चा क्या है, डाउन सिंड्रोम हो सकता है, ऐसा उनको लगता है, लेकिन ये भी 100% श्योरिटी नहीं है। उस फिल्म में आप देखेंगे कि वो कह देते हैं डाउन सिंड्रोम है, तो वो फॉरेनर उस लड़की को जो है वो बोलते हैं कि नहीं हमें तो ये बच्चा नहीं चाहिए, आप इसको MTP कर दो, वहीं पे मैं आ रही हूँ। तो डॉक्टर सजेस्ट करता है कि अगर आप ऐसा या ऐसा बच्चा नहीं चाहते हैं तो आप क्या कर सकते हैं, MTP क्या है, मेडिकल टर्मिनेशन ऑफ प्रेगनेंसी, ये लीगल है, ठीक है, कानून रूप से कानूनी है ये पूरी तरह से, गवर्नमेंट इस पे मना ही नहीं है। अगर वो रिपोर्ट देख के आप डॉक्टर जो है वो सजेस्ट करता है, लिख के देता है बकायदा कि ये वो है, तो उसको बोलते हैं मेडिकल टर्मिनेशन ऑफ प्रेगनेंसी, मतलब अबॉर्शन करवा दिया जाता है 3 महीने के अंदर, क्योंकि 3 महीने में ही चेकिंग हो जाती है, उसके बाद तो वैसे भी नहीं हो पाता क्योंकि फिर मदर को डेंजर होता है। तो वो उस फिल्म में यही होता है, वो मना कर देती है और असल में वो बच्चा फिर वो है वो अच्छा निकलता है, ठीक है, वो आप मूवी देख लेना, मिम्मी कुछ नाम है, मैं भूल गई उस मूवी का, ठीक है। तो ये MTP करवाई जाती है, मतलब उसका अबॉर्शन करा, और वो भी डॉक्टर की परमिशन के साथ, है ना, ऐसा नहीं हमारी मर्जी है तो अबॉर्शन करा दो, ऐसा नहीं है, वो पूरा डॉक्टर लिख के देगा कि भाई वो जो है उसको ये दिक्कत है, ये रिपोर्ट है, और उस रिपोर्ट में भी वो XY छुपा हुआ ही रहेगा, ठीक है। तो ये सारी चीज़ों की वजह से हम क्या करवाते हैं, एमनियोसेंटेसिस करवाते हैं। तो चलिए आज के इस लेक्चर में सिर्फ इतना ही, मेन जो था वो एमनियोसेंटेसिस था, जो आपने अच्छे से समझ लिया होगा, और कुछ चीज़ें जो आपको मुझे लगता है आज ही याद हो गई होगी, तो अगर ये क्वेश्चन आएगा तो आप ज़रूर इसका फुल आउट ऑफ फुल नंबर लेके आएंगे। तो मिलते हैं अगले वीडियो लेक्चर में।